हेलो एंड वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। तो आज हम यूपीएससी 2026 के लिए सोर्सेज की बात करें। अगर आप यूपीएससी 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। हमें क्या होता है, कन्फ्यूजन सिर्फ एक चीज़ से आती है, वो क्या होता है, तो बहुत सारे सोर्सेज, और हिंदी मीडियम में वैसे भी सोर्सेज की थोड़ी वो कमी रहती है। तो अब हम जानते हैं कि सिलेक्शन सोर्स से ज़्यादा मैटर करती है रिवीजन पे, स्ट्रैटजी पे, क्योंकि हमारे पास सोर्स तो बहुत हो जाती है। वो एक है ना ऐसी स्टेटमेंट कि हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने और हम मटेरियल कलेक्टर बन जाते हैं। तो वही बात है कि हम आज बात करेंगे कि लिमिट सोर्स में कैसे उसको पढ़े और बार बार उसका रिवाइज करें, और 2026 प्री के लिए फाइनल सोर्स यही रखें। और ये ऐसी सोर्स है जो हम ऐसी नहीं बात करेंगे कि ये इधर उधर की बातें हैं, नहीं, ये टॉपर प्रूवन सोर्सेस है जो हिंदी मीडियम के टॉपर फॉलो करते थे, और कुछ कुछ ऐसे भी टॉपर हैं जो बाइलिंगुअल फॉलो करते थे, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। ये हमारा स्ट्रेटजी वीडियो है, इसकी एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगी स्ट्रेटजी वीडियो की, जिसमें बुक लिस्ट पे बात करेंगे, कुछ बिगिनर्स बुक लिस्ट के लिए भी बात करेंगे, फिर उसके बाद प्रीलिम्स पे कब शिफ्ट करना है वो भी बात करेंगे, फिर इसके दौरान मेंस की तैयारी कब करते रहना है ये भी बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं रोड मैप की इस वीडियो की बात करें, इस प्लेलिस्ट की, सॉरी, तो क्या रहेगा। पहला हम यही बात करेंगे कि 2026 के लिए सोर्स क्या होगा, फिर उसके बाद कुछ बुक लिस्ट बात करेंगे बिगिनर्स के लिए, ठीक, उसके बाद प्लान कि कब शिफ्ट करना है प्रीलिम्स के लिए, और साथ साथ मेंस का तैयारी कैसे करना है ये भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इस पर रहेंगे वीडियो, तो देखेंगे। अभी देखते हैं आज की वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे कि 2026 के लिए सोर्स क्या होने चाहिए यूपीएससी स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। ये प्री के लिए है, ध्यान रखें, इसमें मेंस की चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। मेंस की अलग से, या फिर वो जो एक बेसिक सोर्स होती है बिगिनर्स के लिए, वो अलग से उसकी वीडियो रहेगी। इसमें 2026 को ध्यान में रख करके सोर्स की चर्चा की गई है। अब अगर हम सोर्स की बात करें तो ये सारे जो होंगे वो सभी टॉपर्स के जो कंक्लूजन होते हैं, टॉपर्स प्रूवन जो सोर्सेस है उसी की बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया, कैसे कैसे इस्तेमाल किया, कि क्या एक बेसिक सोर्स हो सकता है, उन सभी की बात करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी प्रीलिम्स के लिए है, तो हम प्रीलिम्स की सिलेबस देखेंगे पहले कि इसका सिलेबस क्या है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पहले वो सोर्स डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि एक्स्ट्रा क्या सिलेबस है। तो देखते हैं पहला हमारा इसका क्या सिलेबस है प्रीलिम्स का, एक सेकेंड। तो पहला हमारा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी करेंट इवेंट्स की बात कर रहा है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, कोई भी हो सकता है। तो एक तो हमारा हो गया करेंट अफेयर्स पढ़ना है। दूसरा क्या हो गया कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मीन्स ये हिस्ट्री की बात कर रहा है। ठीक, अब यहाँ समझने योग्य बात यह है कि भारत का इतिहास कह रहा है, अब इसमें वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों पूछता है, और कल्चर से भी रिलेट करके, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये तो मॉडर्न हो ही गया। ठीक, तो ये इसका मतलब है कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सब पढ़ना पड़ेगा हमें। फिर तीसरा सिलेबस की बात करें तो भारत एवं विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड की। भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल भी पढ़ना है, यानी भूगोल के जितने भी डायमेंशन हैं वो सारे पढ़ने हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा सोर्स हो गया। पॉलिटी की बात करें तो भारतीय राज्यतंत्र और शासन में संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे, ये कुछ टॉपिक दिए गए हैं, पर हमें पढ़ना क्या है, एक पॉलिटी सिलेबस हो गया। बाकी ये सब देखेंगे टॉपिक कैसे कैसे पढ़ने हैं। तो ये हमारा चौथा सिलेबस हो गया। फिर आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसमें सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ये सब पढ़ना है। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स का हो गया। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। एक आपको बेसिक इसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, विषयगत यानी बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस की नीड नहीं है। ठीक, वैसे पूछता तो है वो डीप, पर वो कहने के लिए है। तो ये हमारा 6 हो गया। 7वां नंबर है सामान्य विज्ञान, जिसको अब हम साइंस टेक से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि सामान्य विज्ञान से प्रश्न कम आते हैं, अब यही साइंस टेक के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो 7 तो हमारे मेन सिलेबस दिए हुए हैं कि 7 भाई सिलेबस आपको पढ़ना है। उसके अलावा इसको हम सब पार्ट में डिवाइड करेंगे कि कितने सिलेबस पढ़ने हैं, और एक हमारा हो जाता है सी सेट हो गया। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके मुझे 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पर अब देखते हैं डिटेल लिख करके कि हमें टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ये रहा हमारा कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब एक करेंट अफेयर्स हो गया। ठीक, दूसरा है हमारा हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में हमारा 4 सब्जेक्ट है। उसमें पहला हम पढ़ेंगे एंशिएंट पढ़ेंगे, फिर मेडिवल, फिर आर्ट एंड कल्चर,
यानी एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर वो एक ही साथ में आ जाएगी। तो आर्ट एंड कल्चर को अलग से पढ़ना पड़ता है, इसीलिए हमने आर्ट एंड कल्चर अलग दिया हुआ है। फिर मॉडर्न, यानी एक करेंट अफेयर्स, दूसरा एंशिएंट, तीसरा मेडिवल, चौथा आर्ट एंड कल्चर, पांचवा मॉडर्न, यानी 5 सब्जेक्ट अभी हो गए। ध्यान से देखते जाए। और इससे आज का आपका काम क्या है कि आप एक पेन और पेपर लेकर बैठे या डायरी, आप जो भी हो उसमें नोट डाउन करें कि आपको कितने सिलेबस, एक सिलेबस ये है, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 की हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, फिर हिस्ट्री में क्या क्या है, ये सारे नोट डाउन करते जाए, ताकि आपको इससे प्लान सेट करने में अच्छा रहेगा कि कितने सब्जेक्ट है और हमें कितनी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। नहीं तो हमें लगता है कि 4-5 सब्जेक्ट है और अगर पढ़ने चलते हैं तो इसी में 15 दिन 20 दिन निकल गए, क्योंकि अब ये 3 भाग में डिवाइड हो गया, केवल मॉडर्न तो है नहीं। तो उसी तरीके से ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी जिसे वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं, और एक मैप हो जाती है। अब जैसे देखते हैं ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, यानी अभी तक टोटल 8 हो गए। इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल और मैप हो गए। ज्योग्राफी में और भी आते हैं, जो ह्यूमन ज्योग्राफी हो गए, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गए, वो भी पढ़ना है तो वो भी ऐड कर लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, पर वो उतनी, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आती नहीं है, ठीक। तो हम इसी में उसको इंक्लूड कर लिए हैं। फिर उसके बाद है पॉलिटी। पॉलिटी मेरा 9 नंबर हो गया। इकोनॉमिक्स, उसमें भी हमें एग्रीकल्चर पढ़नी है, ठीक, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ही एग्रीकल्चर है, पर हम एक ही देख लिए, ये 10 हो गए। इन्वायरमेंट की बात करें तो एक 11 सब्जेक्ट हो गए। साइंस एंड टेक 12वां सब्जेक्ट हो गया। आईआर भी पढ़ना है तो हमें 13 सब्जेक्ट हो गए। एक हम पीवाईक्यू को एज ए सब्जेक्ट मान के ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, पीवाईक्यू को करते ही नहीं है। पीवाईक्यू को अगर हम सब्जेक्ट मान के चलेंगे तो उसके लिए अलग से हम टाइमिंग देंगे, आधे घंटे 1 घंटे डेली देंगे। और सबसे ज़्यादा कंपल्सरी चीज़ तो यही है कि भाई अगर कुछ हो या नहीं हो, पहले पीवाईक्यू तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना, क्योंकि पीवाईक्यू के बेस पे ही 2 चीज़ सबसे ज़्यादा है, स्टैटिक प्लस पीवाईक्यू। स्टैटिक कर लेने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप पीवाईक्यू करें, तो इसीलिए हमने पीवाईक्यू को एक सिलेबस के रूप में रखा है। तो पीवाईक्यू 14 नंबर सिलेबस हो गया। फिर टेस्ट, कि हम क्या करते हैं, टेस्ट दिए और क्या मार्क्स आया नहीं आया, अगर कम आया तो टेंशन में आ गया छोड़ दिए, ऐसे नहीं करना है। टेस्ट को भी एक सिलेबस के मान के चलना है कि जब अगर हम संडे को टेस्ट दे रहे हैं तो उसकी एनालिसिस करेंगे, अगर जहाँ नीड होगी तो उसका हम नोट्स बनाएंगे, रिविज़न करेंगे, ठीक, क्योंकि टेस्ट में कुछ नए नए चीज़ें होती है जो हमें आइडिया देती है। तो टोटल 15 सिलेबस हो गए। और अगर पेपर 2 की बात करें, वही सीसेट की, तो ये मिला करके 16 सब्जेक्ट हो गए। तो देखने में कितने थे कि ये 7 सब्जेक्ट है, पर ये है कितने, 15। 15 कैसे? क्योंकि अगर हम, जबकि हमने वो ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी, इको ज्योग्राफी, इन सभी को छोड़ दिया है, इसके बावजूद ये 15 सब्जेक्ट और सीसेट एक 16 सब्जेक्ट हो गए, ठीक। तो पेपर 1 में 15, पेपर 2 में एक वही सीसेट हो गया, टोटल 16 सब्जेक्ट हमें पढ़ने। ये ध्यान से नोट डाउन करें, क्योंकि इसकी नीड इसीलिए है क्योंकि जब आप नोट डाउन करोगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको आइडिया रहेगा कि हाँ, मुझे इतने इतने सिलेबस इतने इतने दिनों में कंप्लीट करना है, ठीक है। और हम ये भी बात करेंगे, उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कब हमें प्रीलिम्स पे शिफ्ट करनी है, ठीक, ताकि उसे इतने सिलेबस पढ़ने में आराम से कम 4 से 5 बार रिवाइज हो सके। अगर हम अब उस सिलेबस के डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उसके लिए क्या क्या सोर्स हम पढ़ेंगे। करेंट अफेयर्स है। करेंट अफेयर्स की बात करें तो यदि अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको मे बी 2 सोर्स अपनानी चाहिए। मे बी क्या, ये तो करंट के लिए एक विजन की 365 आती है, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं, और एक आप ईयरली आती है, 60-70-80 पेज की होगी, प्रतियोगिता दर्पण, ईयरली आती है। एक ही बुकलेट आती है, 80-90 पेज की आती है, वो आप बाई करें। क्यों? क्योंकि इससे हम ब्रॉड लेवल की यूपीएससी तो समझ जाते हैं, पर कुछ बेसिक ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में मुझे पता होना चाहिए, जो कि वो नहीं होता है पीटी 365 से विजन की। तो आप ये प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें। अगर आप कोई क्लास देखना चाहते हैं हिंदी मीडियम के लिए, तो मैं किसी क्लास की तो रेफ़र नहीं करूँगा, पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी खुद की वो है। पर अगर बेसिक सोर्स अगर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए विजन का 365 पीटी और एक प्रतियोगिता दर्पण ईयरली ले ले। अब ये आप लोग कहेंगे कि ये तो पीसीएस के लिए है या फिर ये तो अलग वो मैगजीन है। ये बिल्कुल सही बात है कि ये यूपीएससी के लिए नहीं है, पर इससे क्या होता है कि हमें उस पूरे ईयर की कुछ फैक्ट्स और कुछ ऐसी बेसिक बातें जो बड़े बड़े मटेरियल्स जैसे विजन का हो गया या दृष्टि का, किसी का भी, फोरम का, इन सभी में नहीं दिए रहते, जो इससे हमें क्लियर में मदद मिलती है, क्लियर करने में। अब करंट अफेयर्स भी हमें कितने सब्जेक्ट के लिए पढ़ने हैं, अब जैसे एक पॉलिटी के लिए पढ़ना पड़ेगा, आईआर के लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद साइंस टेक के लिए पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंट के लिए 1 2 3 4, फिर 5 इकोनॉमिक्स के लिए, फिर एक स्कीम्स के लिए, फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए, यानी टोटल हमें 7 पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि वो तो एक सब्जेक्ट स्टैटिक है ही कि हमें 15 स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ने हैं,
प्लस उसके साथ में आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको 7 करंट अफेयर्स भी जोड़ लीजिए, जो इसको भी टाइम देना पड़ेगा, 1.5 घंटे 1-2 घंटे टाइम तो देना पड़ेगा प्रीलिम्स में जनवरी से। अब हम बात करते हैं, अब सोर्स पे आ जाते हैं मेन सोर्स। जैसे ये हमारा करंट अफेयर्स के लिए सोर्स हो गया कि विजन PT 365 और प्रतियोगिता दर्पण ईयरली, जो ज़्यादा पेज की नहीं होती है। अगर आप खुद से करें, अगर बाई चांस अगर आप कोई क्लास लेते हैं तो आप अपने हिसाब से देखिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, ज़्यादा नीड नहीं है, एक अगर करंट अफेयर्स कर रहे हैं बस केवल एक ही काफ़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये आप दोनों करें बस, कोई भी नहीं। अब ये भी कर रहे हैं फिर दृष्टि की भी कर रहे हैं, कोई इसी और की कर रहे हैं, ये कतई नहीं करना है। जो आप कर रहे हो बस वही करनी है। दूसरा है हमारा हिस्ट्री की बात करते हैं। अब हम हिस्ट्री के लिए क्या सिलेबस होनी चाहिए, तो एंशिएंट के लिए यदि हम सोर्स की बात करें तो RS शर्मा की ओल्ड NCERT बुक आती है, जो ये है, इस फेज़ में आती है। पहले ये आती थी, अभी ये दोनों में से कोई आती है। तो आप ये बुक इमेज देख ले कि ऐसी होती है RS शर्मा की। कब, जो बंदा मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति हो जो एस्पिरेंट्स हो, जिन्होंने क्या किया है कि बेसिक अभी उनकी क्लियर नहीं है एंशिएंट के लिए, वो फैक्ट्स वगैरह तो है पर उनको एक स्टोरी मालूम नहीं है, तो वो क्या करे, 5 से 6 दिन निकाले 1 वीक, और 1 वीक में इसे ख़त्म करे। 1 वीक में अगर आप 3-3 से 4-4 घंटे भी दोगे तो ये आराम से ख़त्म हो जाएगी एंशिएंट हिस्ट्री। और ये स्टोरी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी बुकलेट है, इसे पढ़नी पड़ेगी। अगर आपकी ये क्लियर है, अगर आपको फैक्ट्स के लिए, तो दृष्टि क्विक बुक, ये ऑल इंडिया रैंक हिंदी मीडियम के 2023 या 24 में आए थे। अर्पित कुमार उनका 136 रैंक था। फिर रवि कुमार सिहाग भी यही सजेस्ट किए हुए थे, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। दृष्टि का क्विक बुक है ये, आप इससे एंशिएंट और मेडिवल कंप्लीट करें। इसके अलावा कोई भी नीड नहीं है। एंशिएंट के लिए क्या सोर्स हो गए, तो एक RS शर्मा की हो गई बेसिक के लिए, ओल्ड NCERT जिसे कहते हैं, और एक हो गई दृष्टि क्विक बुक फैक्ट्स के लिए। बस यही 2 बुक चाहिए और कुछ नीड नहीं है। और इसमें ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है 50 से 60 पेज ही होगा एंशिएंट के लिए, तो इसके अलावा कुछ भी नीड नहीं है। अब उसके बाद जितनी बार आप एक बार ये पढ़े NCERT, और जितनी बार अगर आप ये पढ़ना चाहे क्विक बुक रिवीजन के लिए, वो अच्छा रहेगा, उससे फैक्ट्स याद हो। उसके बाद एक हमारा, ये तो अल्टीमेट सोर्स है ही PYQ का, एक ऑफिशियल PYQ, जिससे आप हमेशा ऑफिशियल PYQ ही पहले प्रेफर करें। उसके बाद अन्य में अगर कोई आपको सॉल्यूशन वो PYQ देखना है तो आप धर्मेंद्र जाकर का देखें, या मुन्नाल देखें, या अदर देखें, हिंदी मीडियम से है तो। अगर आप प्रतिदिन, अगर इन सभी को कुछ भी नहीं देखना हो, केवल ऑफिशियल PYQ ही करें अगर मेरी सजेशन में, तो हमारे इसी चैनल पे हम सभी डिस्कस कर रहे हैं PYQ ऑफिशियल 2023 का कर लिया है, 2024 का। आप उसको ऑफिशियल PYQ लेकर बैठे और प्रतिदिन 1 घंटा देखें। PYQ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये लिख करके अपने डेस्क पे चिपका ले कि PYQ ही इस परीक्षा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम डेली कर रहे हैं तो उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, कहीं और कोई देखने की ज़रूरत नहीं अगर आप वो करते हैं तो। और मैं अंततः यही कहूँगा कि आप खुद से भी करें तो ऑफिशियल PYQ ही करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है कि आप बार बार ऑफिशियल PYQ देखें, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो वो आपको जो क्वेश्चन मिले वो नया नहीं लगे कि ये क्या कुछ ऐसे पेपर आ गए जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतनी बार देख लो कि फिर उसे पता भी न चले कि यार ये तो मेरे लिए आदी हो चुका है, पुराना है बहुत ही, ठीक। और फिर चौथा हमारा है टेस्ट। आपने एंशिएंट कंप्लीट किया और उसके बाद टेस्ट लगाना एकदम ज़रूरी है, कंपलसरी है, ताकि आप खुद को इवेल्युएट कर सको कि मैंने जो पढ़ा वो कितने इन्फॉर्मेशन गैदर किया है अभी तक। अगर आपको लेक्चर देखना पसंद है कि हाँ मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे उसके साथ थोड़ी लेक्चर भी चाहिए, क्योंकि मेरी बेसिक थोड़ी लेक्चर से समझ में आती है। तो आप यूट्यूब पे जो है GS हिस्ट्री बाई आदेश सिंह करके एक टीचर है, आदेश सिंह, उनकी एक यूट्यूब चैनल ही है GS हिस्ट्री बाई आदेश सिंह। वो एनिमेशन के माध्यम से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ध्यान रखें, वो बाईलिंगुअल है। बाईलिंगुअल मीन्स बोलते हिंदी में है, बट जो डिस्प्ले या जो कंटेंट की लैंग्वेज रहती है वो इंग्लिश रहती है, पर उससे मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये एनिमेशन के माध्यम से तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक। अब मेडिवल की आप क्या करो, अभी डायरी लो और एंशिएंट के लिए जो हमने सोर्स डिस्कस किया वो लिख लो कि हाँ ये एंशिएंट के लिए ये सोर्स होता है। उसके बाद भी अगर आपको डाउट हो तो आप इसमें से सेलेक्ट करना कि हाँ मेरे लिए अब क्या एक बेस्ट सोर्स है, ठीक है। पर ध्यान रखें, हम लोग जो सोर्स डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपर प्रूवन सोर्स ही है, कोई इधर उधर की सोर्स नहीं है। अगर मेडिवल NCERT मेडिवल के लिए बात करें तो सतीश चंद्र या ओल्ड NCERT इसे कहते हैं, ये रहा मध्यकालीन भारत ओल्ड NCERT, तो यह बुक ध्यान देख लें। फिर उसके बाद जो है दृष्टि क्विक बुक, वही एक ही इसी बुक में है, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न इसी में है, तो उसी खरीद लिए, तो उसी से हमने मेडिवल भी कंप्लीट कर लिया। तो इससे बेसिक हो गया और ये इससे हमारा फैक्ट्स हो गया दृष्टि क्विक से। फिर उसके बाद आपका PYQ अल्टीमेट सोर्स है ये। फिर उसके बाद टेस्ट कि PYQ लगा लिए
सोर्स पढ़ लिए, फिर PYQ लगा लिए, उसके बाद टेस्ट लगा लिए। अगर इसके लिए भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो बस वही कहूँगा, GS हिस्ट्री बाई आदेश सिंह, एनिमेशन के माध्यम से वो बताते हैं, बहुत ही बेहतर बताए होंगे। अगर आप लेक्चर देखना पसंद करते हैं तो वो देखें, GS हिस्ट्री बाई आदेश सिंह, प्लेलिस्ट उनकी अलग अलग है। फिर तीसरे नंबर की बात करें तो हमारा आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक 11th की NCERT की बुक है, भारतीय कला का परिचय, फाइन आर्ट्स। कौन सी? तो ये फाइन आर्ट्स की बुक है। तो या तो ये पढ़े, या फिर मैं या कह रहा हूँ, दोनों नहीं, या नितिन सिंघानिया कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़े। इसमें पूरे टॉपिक नहीं, वो एक लक्ष्मीकांत जैसा मोटा है, तो इसमें मैक्सिमम 10 से 12 चैप्टर ही पढ़ने पड़ते हैं। ध्यान रखें, हम सभी पहले ही डर जाते हैं कि यार इतना मोटा नितिन सिंघानिया कैसे पढ़ेंगे, उसमें सिलेक्टेड 10 से 12 चैप्टर ही पढ़ने हैं, हमेशा ध्यान रखें। अब वो कैसे डिसाइड होगा कि सिलेक्टेड क्या है, तो वो गूगल पे सर्च करें, बहुत सारे वो टीचर्स वो ट्रेंड एनालिसिस करके बताए हुए हैं, या इस पर हम अलग से एक वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। गूगल या यूट्यूब पे आप देखें, या फिर आप इसकी देख सकते हैं यूट्यूब पे upscprep.com करके, उसने भी ये बताया हुआ है। बाकी हम इसकी अलग से एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद PYQ देखें, PYQ में ट्रेंड देखें कि कैसे क्या पढ़नी है। फिर टेस्ट, उसका टेस्ट लगाएं, और इसमें फिर हमारी एक एक्स्ट्रा ऐड हो जा रही है कि हमें करेंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। क्या? तो करेंट अफेयर्स। तो वही बात, करेंट अफेयर्स के लिए यदि अगर कोई आप अपना सोर्स अपना रहे हो तो ठीक है, नहीं तो PT 365 पढ़ो। अगर आपने मंथली पढ़ा है और उसकी कंपाइलेशन कर रखी है तो वो भी बेस्ट है। अगर आपने नहीं किया है मंथली कंपाइलेशन और ठीक से नहीं पढ़ा है तो आप 10 मंथ को कलेक्ट करने के चक्कर में मत रहना, आराम से PT 365 पढ़ो, ठीक है। अगर इसके लिए भी लेक्चर देखना है तो फिर वही उन्हीं का है, GS हिस्ट्री बाई आदेश सिंह, यूट्यूब पे पड़ी है, अलग से आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न की। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, ये तो गीता है। इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि ये बहुत मोटी बुक है। आपका काम क्या है, इसमें से पोस्ट इंडिपेंडेंस हिम्मत करके फाड़ करके हटा देनी है। क्यों? मैं बता रहा हूँ, इससे फ़ायदा क्या होगा। जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस फाड़ के हटा दोगे तो ये एकदम आधी पेज, मतलब जितना मोटा रहता है उसका आधा से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप पढ़ोगे बार बार, अगर आपको रिवाइज करना होगा तो पहले तो हम बुक ही देख करके डर जाते हैं कि इतना मोटा रिवीजन कैसे करें। अगर बुक पतला रहेगी तो बार बार रिवाइज करने में भी थोड़ी हिम्मत मिलती है कि हाँ इतनी पतली है, मैं बहुत जल्दी कर लूँगा। तो उसको फाड़ करके हटा करके स्पाइरल करवा ले, ठीक रहेगा, या जैसे भी करें पर उसको हटा दे, क्योंकि उसकी नीड नहीं है अभी। उसके बाद PYQ करे और फिर उसके बाद टेस्ट लगाए उसका। यदि इसमें भी आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो वही GS हिस्ट्री बाई आदेश सिंह, एनिमेशन के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री बताए हुए हैं, और वो बहुत धाकर बताया हुआ है वो। अब रिवीजन कैसे करें, ध्यान रखें। तो जैसे मैंने कहा कि आप फाड़ के हटा दो, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली पोर्शन जो है उसमें पहले यूरोपीय आगमन रिवाइज करे, और दूसरा डायरेक्ट चले जाए 1885 के बाद, यानी जब कांग्रेस का गठन हुआ था उसके बाद रिवाइज करे, 1905, 1919 ये सब। फिर लास्ट में जो बचा हुआ सिलेबस है वो रिवाइज करे, जैसे 1857 हो गया, फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया, तब अन्य करे। तो इस तरीके से रिवाइज करें प्रायोरिटी के हिसाब से कि पहले किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस में से कम आ रहा है, ये डिपेंड, वो एनालिसिस करके पता चलेगा, ठीक है। हम इस प्लेलिस्ट की जो बात हो रही है, बहुत सारे प्लेलिस्ट बनेगी, तो इसमें से 3-4 वीडियो बनेगी, उसमें से हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी पोर्शन को रिवाइज पहले क्या करें। अगर मॉडर्न रिवाइज करें तो मॉडर्न में पहले क्या रिवाइज करें। अब आता है हमारा ज्योग्राफी की बात करें तो हम इंडियन पढ़ेंगे, फिर वर्ल्ड पढ़ेंगे और मैपिंग पढ़ेंगे। तो ध्यान रखें, इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ अभी, केवल इंडियन। आप ये पढ़ें कक्षा 9 की, यानी 9वीं की NCERT, और डायरेक्ट शिफ्ट हो 11वीं की NCERT। ये दोनों जब भी पढ़े एक साथ पढ़े, 9वीं की NCERT पढ़े और उसके बाद जस्ट तुरंत 11वीं की NCERT इंडियन ज्योग्राफी के लिए पढ़े। और उसके अलावा बस एक ये मानचित्र जो भारत का भूगोल है ये पढ़े। ये है किरण इंस्टीट्यूट पब्लिकेशन की है, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सेलेंस इसकी है। ये इस चित्र को ध्यान रख ले और इसे नोट कर लीजिए, बेस्ट बुक है इंडियन मैपिंग के लिए। इससे पढ़ने से हर साल इससे कोई ना कोई आपका क्वेश्चन, ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके वो देता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए बस अल्टीमेट ये 3 ही सोर्स है, उसके अलावा नीड नहीं है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं फिर कुछ ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। अब जैसे कि हमारा 7th की NCERT ज्योग्राफी का हो गया, फिर 8 का, फिर 10th का, फिर ये 12th का है, जिसमें मानव भूगोल हो गया और भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। तो या तो आप ये सभी NCERT एक साथ पढ़े, जब भी पढ़े तो 7th पढ़े, फिर 8, फिर 10th, फिर 12th की पढ़े। या अगर इतने बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि इतने पढ़ने में फिर रिवीजन की दिक्कत होगी, तो आप दृष्टि की क्विक बुक ले, भारत एवं विश्व का भूगोल, और जो ये वाला पोर्शन है कि मानव भूगोल
एवं अर्थव्यवस्था वाली भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, वो इससे क्लियर करे। तो आपको ये नीड नहीं है, या दोनों में से कोई भी करे, पर मैं कहूँगा कि आप क्विक बुक अपनाएं, क्योंकि ये एनसीईआरटी पढ़ लेने से इससे रिवीजन में दिक्कत होगी। और रही बेसिक की बात, तो एक ऐसी सोर्स है जो बिना बेसिक का भी आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, दृष्टि क्विक बुक अपनाएं आप। तो ध्यान दें, मैं अगेन कह रहा हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए यही पढ़े, इसके अलावा कोई भी नीड नहीं है, दृष्टि क्विक बुक भी नहीं, ये 3 सोर्स। अगर इकोनॉमिक्स और ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए तो दृष्टि क्विक बुक अप्लाई करें, उसमें से कुछ सेक्शन पढ़े, पूरा नहीं पढ़ना होता है। आपको लगेगा कि इतने सोर्स कैसे हैं, क्योंकि हम सिलेक्टेड पढ़ रहे हैं। अब आती है हमारी कि मुझे लेक्चर देखना है, कि ज्योग्राफी के लिए मुझे खुद से समझ में नहीं आता, उसको मुझे कुछ लेक्चर चाहिए देखने के लिए। तो वैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लेक्चर की तो नीड नहीं होगी, बट फिर भी यदि आप लेक्चर देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर शुभम गुप्ता करके एक टीचर है, वो या सुदर्शन गुर्जर, इन दोनों में से किसी एक का लेक्चर देखें। शुभम गुप्ता का यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर उनकी पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो टेलीग्राम पे है, वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सुदर्शन गुर्जर का जो है वो अनअकैडमी पे मिलेगा, उनकी लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी की, उनकी सारी लेक्चर अनअकैडमी पे फ्री पड़ी हुई है, फ्री ऑफ कोर्स है, ये पेड नहीं है, फ्री ऑफ कोर्स है, पड़ी हुई है। पर मैं यही करूँगा कि शुभम गुप्ता की वह 1 घंटे की लेक्चर होती है, उन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाया हुआ है, पर इतना बेसिक है कि उससे आप सारी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। 1.5x पर करके, स्पीड पर करके देखना, एक पे नहीं करके देखना, आराम से स्लो में मत देखना, 1.5x स्पीड पे करो और जल्दी से कंप्लीट करो। शुभम गुप्ता का अगर लेक्चर टेलीग्राम पे ना मिले तो मैसेज करें सिविल कोड आईएएस ग्रुप में, टेलीग्राम सिविल कोड आईएएस ग्रुप, ठीक। अब फिजिकल या हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए पहले 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़े, एक बेसिक के लिए पढ़ ही ले, ऐसा ना सोचे कि 6 क्लास की है तो इतनी छोटी या इतनी कम क्लास की क्यों पढ़ूँ, नहीं, पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, 6 क्लास की एनसीईआरटी। और फिर भौतिक भूगोल के लिए वही 11th की एनसीईआरटी। बस यही 2 सोर्स फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एनफ है, 6 की एनसीईआरटी और इसके जस्ट बाद 11th की एनसीईआरटी। इसके साथ अगर आप लेक्चर देखना चाहें और वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेक्चर की नीड होती है तो आप शुभम गुप्ता वही या फिर सुदर्शन गुर्जर की ये आप लेक्चर देखें। इनको सुदर्शन गुर्जर सर की यूट्यूब पे पड़ी हुई है, इनकी खुद की चैनल है, या अनअकैडमी ऐप पे भी है, आप फ्री ऑफ कोर्स है, कोई वो नहीं है। शुभम गुप्ता की वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, वो यूट्यूब पे नहीं है। टेलीग्राम पे कुछ ऐसे पायरेसी वीडियो होती है जो होती है, पर अब बहुत वो ओपन हो गई हुई है, तो इसी वजह से, खैर ये इस पर बोलना तो उचित नहीं है, पर बहुत सारे ग्रुप में ऐसे होते हैं। अगर वो भी मैसेज अगर चाहिए टेलीग्राम पे सर की क्लासेस तो मैसेज करें, वो सिविल कोड आईएएस। तीसरे अगर मैपिंग की हम बात करें तो करेंट अफेयर्स, और उसमें प्लेसेस चाहिए कि मैप में क्या चाहिए, तो करेंट अफेयर्स में कौन से प्लेसेस रहेंगे, ये कुछ आईआर से भी ओवरलैप करेगा, पर आईआर में हम अलग से देख लेंगे। मैपिंग के लिए हम वो मैपिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो एक तो बेसिक है कि ज्योग्राफी के लिए मैपिंग होती है, दूसरा कि कौन सी प्लेसेस अगर लिस्ट में है तो उसको भी ध्यान देंगे। तो इसके लिए ये तो देखे ही आप, क्योंकि मैपिंग ऐसा नहीं है कि 10 दिन में क्लियर हो जाती है। मैपिंग का मतलब है कि आप लंबे टाइम तक जो भी कुछ देखो, कुछ न्यूज़ में है तो हमेशा मैप खोल करके ओपन करके देखते रहो। वो उसके लिए एक ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस आती है, हम सभी जानते हैं, ये एटलस तो है ही। उसके अलावा अगर आपको मैपिंग करनी है तो वही दोनों टीचर ने अच्छा कराया हुआ है ज्योग्राफी के लिए, या तो सुदर्शन गुर्जर यूट्यूब पे या शुभम गुप्ता टेलीग्राम पे, ठीक। तो आप इन दोनों में से जिन्हें भी आप प्रेफर करना चाहो, दोनों की 1-1, 2-2 लेक्चर देखो। अगर आपको जिनकी भी साउंड या जिनकी भी थोड़ी समझाने के तरीके अच्छे लगे तो फिर आप वो प्रेफर करना। टेलीग्राम में वही है, सिविल कोड आईएएस ग्रुप है। फिर ज्योग्राफी का बचा क्या हमारा, तो पीवाईक्यू और टेस्ट। पीवाईक्यू स्टैटिक पढ़ने के बाद पीवाईक्यू कंपलसरी है करना, फिर उसके बाद टेस्ट भी कंपलसरी है कि स्टैटिक पढ़े, फिर पीवाईक्यू पढ़े, फिर टेस्ट। इसके अलावा कोई भी नीड नहीं है। स्टैटिक में बहुत लिमिट सोर्स की हम बात करें कि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ये 2 हो गया, इंडियन के लिए ये 2 हो गया, फिर इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए बस इसमें से पढ़ लेंगे, हो गया। ज़्यादा नीड नहीं है, हमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट के लिए 4-4, 5-5 अलग अलग सोर्स पढ़ रहे हैं फिर याद ही नहीं हो रहा है। अब देखते आगे, पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी के लिए अगर बेसिक क्लियर है, आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो लक्ष्मीकांत पहले पढ़ने से पहले आप 11th की 2 एनसीईआरटी है, 11th क्लास की, केवल 11th की बात कर रहा हूँ मैं। एक ये है, पहले ये पढ़े भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, फिर दूसरे नंबर पर राजनीतिक सिद्धांत पढ़े, ठीक। ये दोनों प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो है ही, पर प्री के लिए भी वीवीआई है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले क्लास 11th की केवल पॉलिटी की ये पढ़े, ठीक है। उसके बाद फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़े, फिर पीवाईक्यू करें और टेस्ट दें, बस
इसके अलावा इसमें एक और सोर्स ऐड होगा, करंट अफेयर्स, जो हम PT 365 की बात कर रहे थे। वो जो PD की हमने स्टार्टिंग में बात किया था उसमें सब कंक्लूड रहता है, वो अलग से सेक्शन नहीं रहता है, सब उसी में मिला करके दिया हुआ रहता है। तो आप ये प्रेफर करें, बाकी आप अपने से खुद से चूज करेंगे, या आप कोचिंग किसी इंस्टीट्यूट या सेल्फ स्टडी या फिर किसी क्लास से कर रहे हैं। उसके बाद आते हम इकोनॉमिक्स पे। ये रहा हमारा इकोनॉमिक्स, हिंदी मीडियम के लिए थोड़ी सी टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि हिंदी मीडियम में अच्छे टीचर्स की कमी है इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपने बेसिक क्लियर नहीं किया है और इकोनॉमिक्स में समझ नहीं है, तो आपको लेक्चर किसी ना किसी का तो क्लासेस करनी पड़ेगी, आपको लेक्चर देखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप PYQ करो और फिर उसके बाद टेस्ट दो। ध्यान रखो, अगर इकोनॉमिक्स में अगर बेसिक में क्लियर नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम है कि अभी हाँ इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आ रही है कि इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये सब, तो आप आराम से 4 से 5 दिनों में एक 10th क्लास की NCERT इकोनॉमिक्स की और 11th की है, इसके अलावा कुछ भी नीड नहीं है। बाकी और NCERT समझने में बहुत दिक्कत होगी। 9th की नीड नहीं है क्योंकि वो बहुत बेसिक है, 11th में यही है, 12th की खुद से समझने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आप बस ये 10th की पढ़ो और 11th की, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए और नीड नहीं है NCERT, यही NCERT काफ़ी है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसका बेसिक सोर्स फिर क्या होने। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तब, अगर क्लियर है तो फिर इसकी नीड नहीं है, पर अगर नहीं है तो बिल्कुल पढ़े। उसके बाद हम देखते हैं अब इसका मेन सोर्स क्या होगा। मेन सोर्स के लिए एक AK अरुण हिंदी मीडियम के लिए टीचर है, संस्कृत IAS के, वो अच्छे पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ। यदि आप बाइलिंगुअल कंफर्टेबल है तो फिर मुरनाल पढ़े। मुरनाल की पिलर 1, 2, 3 ये तो कंपलसरी है करना, फिर उसके बाद आप 4, 5 अपने हिसाब से देख ले, पर ये तो कंपलसरी है। तो यदि आप बाइलिंगुअल में भी कंफर्टेबल नहीं हो, और बाइलिंगुअल में ध्यान रखें, मुरनाल पटेल में बाइलिंगुअल में 65% इंग्लिश रहती है और 35% हिंदी रहती है, यानी इंग्लिश की मात्रा ज़्यादा है, हिंदी कम है, पर वो बोलते हिंदी में है। ठीक, अगर आपको ये बाइलिंगुअल में कंफर्टेबल नहीं है, इंग्लिश थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, तो आप AK अरुण से पढ़े, हिंदी के टीचर है, संस्कृति IAS के हैं। इनमें क्या करना पड़ेगा कि इनसे पढ़ने के बाद आपको करंट अफेयर्स के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। यदि आप मुरनाल की करते हो तो इसमें करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। तो अगर आपको AK अरुण की लेक्चर चाहिए देन मैसेज ऑन टेलीग्राम, वही फिर बात होगी। उसके अलावा बाइलिंगुअल देखें तो एक और टीचर की अभी वो हिंदी मीडियम में आ रहे हैं, बाइलिंगुअल पढ़ाते, शिविन चौधरी, जो कंटेंट हिंदी में रहती है पर ये बोलते हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलते हैं। डॉक्टर शिविन चौधरी सारथी IAS के टीचर है, लेक्चर बाइलिंगुअल होते हैं, नोट्स हिंदी में मिलते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आप 3 में से सेलेक्ट करो। अगर आपको बाइलिंगुअल दिक्कत है तो ये दोनों आपके लिए प्रेफर नहीं होगी, AK अरुण पढ़ो। अगर आप बाइलिंगुअल कर सकते हो तो मुरनाल की करो, कि भाई बाइलिंगुअल कर सकते तो पिलर 1, 2, 3 उसमें टाइम लगेगी, पर वो बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर एक बार, क्योंकि रवि कुमार सिहाग हो या बहुत सारे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के टॉपर मुरनाल पटेल का ही सजेस्ट करते हैं, ऐसे भी बेस्ट टीचर है ये। तो इकोनॉमिक्स के लिए हमारा हो गया कि अगर आपको इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं है AK अरुण करे, बाइलिंगुअल कंफर्टेबल है मुरनाल करे, अगर उससे भी ज़्यादा थोड़ी वो हो तो आप शिविन चौधरी की कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। हमारा इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट के लिए क्या है, डॉक्टर शिविन चौधरी, ये प्रीलिम्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए वही बाइलिंगुअल क्लासेस कराते हैं, पर नोट्स हिंदी में रहती है, अच्छा पढ़ाते हैं ये। इसमें 365 की नीड नहीं होगी क्योंकि वो खुद कवर करा देंगे। इसमें भी अगर इकोनॉमिक्स करे तो 365 की उनके इकोनॉमिक्स में नीड नहीं होती है, करंट अफेयर्स की, वो करंट अफेयर्स कवर करा देते हैं। या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो दृष्टि क्विक बुक पढ़े, पर ध्यान रखें थोड़ी दिक्कत होगी अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बेसिक क्लियर नहीं है तो दृष्टि क्विक बुक को समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो टफ थोड़ी उसकी लैंग्वेज है इन्वायरमेंट। और साथ में इसके लिए आपको 365 पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स, क्योंकि इससे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगी और करंट अफेयर्स उसको रिलेट कर पाएगा आगे। ये रहा हमारा क्विक बुक। ठीक है, अगर बाई चांस आप दृष्टि क्विक बुक ना पढ़ना चाह रहे हो तो एक सोर्स ये है कि आप NCERT पढ़ो और प्लस में 365 इसी को बार बार पढ़ो, क्योंकि इन्वायरमेंट से हम सभी जानते हैं कि 20 क्वेश्चन के समथिंग में आता है, 20 क्वेश्चन प्लस ही आती है, तो ये इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो बायो की NCERT के क्लास 12th की बायो NCERT जो है इसकी चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, ये क्या करे, ये NCERT ऐप डाउनलोड करे या गूगल से डाउनलोड करके PDF प्रिंट करके निकाल ले। पुराने वाली NCERT में दी हुई है 13, 14, 15, 16 नंबर चैप्टर। 12th बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की 11th क्लास की केमिस्ट्री पार्ट 2 की चैप्टर नंबर 7, फिर फिजिकल ज्योग्राफी 11th की ये बुक, इसकी चैप्टर 15 एंड 16। तो ये रहा बायोलॉजी
ये केमिस्ट्री और ये फिजिकल ज्योग्राफी। तो एनसीईआरटी के कितने चैप्टर हो गए? 4 ये, एक 5 और 2, 7 चैप्टर हो गए। तो ये करें और PT 365 करें और कोई एक बेसिक लेक्चर यूट्यूब से या कहीं से भी देख ले, या PYQ के बेस पे जितने हैं PYQ में उसे ठीक से समझ ले। पर फिर भी आपको ये तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए पढ़नी पड़ेगी। तो आप किसी एक को प्रेफर करें, या तो डॉक्टर शिवेन चौधरी, पर ये अगर बाइलिंगुअल आप समझ पाते हैं तो अच्छा रहेगा क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो दृष्टि क्विक बुक पढ़ें, और अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहे तो साथ में एनसीईआरटी ही कर ले क्योंकि एनसीईआरटी से बेसिक क्लियर हो जाएगी। फिर जब आप दृष्टि क्विक बुक पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। एनसीईआरटी तो खैर सबकी बेसिक सोर्स है ही, इसे तो अलग सिलेबस के तौर पे मानना ही नहीं चाहिए। ये तो पहले बेसिक है ही कि बेसिक पढ़ने के बाद ही हमें आगे बढ़नी चाहिए। और 6-7 चैप्टर है, ये तो 2-3 दिन में पढ़ के ख़त्म कर देंगे। तो हो गया हमारा। अगर चाहिए इसकी एनसीईआरटी की कंपाइलेशन तो हमने वो बना रखा है, सिविल कोड IAS टेलीग्राम ग्रुप में है, मैसेज करें उसमें मिल जाएगी। फिर साइंस टेक की बात करें तो वही मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और साइंस टेक। जैसे अब इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट टीचर है साइंस टेक है, मैं इकोनॉमिक्स की प्रेफर मृणाल की करता हूँ, पर साइंस टेक और इन्वायरमेंट के लिए डॉक्टर शिवेन चौधरी नोट्स। अब यही है, ये बाइलिंगुअल बोलते हैं पर नोट्स इनकी हिंदी में भी रहती है। एनसीईआरटी भी इसके एक बेसिक पढ़े। 12th की बायो की जो है 7, 8, 9, 10 इसकी चैप्टर है, यानी 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी 7th, 8, 9, 10 चैप्टर ध्यान रखें, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, IR और मैपिंग की बात करते हैं कि जब अगर IR करो तो उसमें जो लोकेशन है उसकी मैपिंग भी साथ में करो। तो उसके लिए PT 365 एकदम एनफ है करंट के लिए। और बेसिक सोर्स के लिए एक IR की अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने के लिए 12th क्लास की पॉलिटी की बुक में यही एक समकालीन विश्व की राजनीति 12th एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी। ये मैक्सिमम आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। 4-4, 5-5 घंटे पढ़ोगे तो खत्म हो जाएगी। अगर एक दिन में 10 घंटे पढ़ोगे तो 2 ही दिन में खत्म हो जाएगी। तो ये बेसिक बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कभी IR कहीं से नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं किया है, तो बेसिक अंडरस्टैंड के लिए बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, इंटरेस्टिंग बुक है ये, ठीक। तो बस एक ये पढ़े और दूसरा ये, इसके अलावा कुछ भी IR में नीड नहीं है। टेस्ट की बात करें तो आप जो भी टेस्ट दे किसी भी इंस्टीट्यूट का, चाहे विजन हो, फोरम हो, या किसी भी आप जो प्रेफर करें अपने हिसाब से। वैसे नेक्स्ट IAS भी अच्छी होती है, तो आप अपने हिसाब से विजन, फोरम, नेक्स्ट, ये सब दृष्टि जो भी आप प्रेफर करें उसको आप इन्वायरमेंट में दें हमेशा। इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि आप एकदम टाइमिंग फिक्स करके दो, माहौल बना करके कि हाँ मुझे 2 घंटे के एग्जाम है तो मैं 2 घंटे ही दूंगा, एग्जामिनेशन के तौर पे देखिए हाँ मैं एग्जाम ही दे रहा हूँ। अगर आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी ज्वाइन कर रखा है तो आप जाओ 2 घंटे टेस्ट, तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप ग्रुपिंग में दो। अगर ग्रुपिंग भी नहीं है, सिंगल भी दे रहे हो तो भी आप 2 घंटे आराम से अलार्म लगा करके टाइमर लगा के दो कि, और बैठो 2.5 घंटे, 10-15 मिनट पहले बैठो, फिर 15 मिनट बाद टाइमिंग स्टार्ट करो और तब आराम से करो। वो स्टार्ट कब करना है? तो एवरी संडे को टेस्ट चाहिए। अब जैसे जैसे ही कोई सिलेबस खत्म, मान लेते हैं सिलेबस खत्म नहीं हुआ फिर संडे को टेस्ट क्यों दे, तो उस दिन आप PYQ देखें। पर ध्यान रखें हर संडे को जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाए टेस्ट लगाना स्टार्ट। एक सिलेबस खत्म हो गया उसकी बार बार टेस्ट लगाएंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार टेस्ट लगाएंगे। टाइमिंग क्या रहेगी? वही जो UPSC की एग्ज़ाम की टाइमिंग होती है 9:30 से 11:30। और CSET का भी टेस्ट लगाए तो वही 2:30 से 4:30, यानी 2:30 से 4:30 तक। ये बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा रहा वीडियो का एंडिंग। हमारी लेक्चर आज ख़त्म हो गई, सारे सोर्स हमने डिस्कस कर लिए प्रीलिम्स के हिसाब से। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स पे कब शिफ्ट करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 16 नवंबर है, मेरे अकॉर्डिंग अब 17 नवंबर से या अगले वीक से आप प्री पे शिफ्ट हो जानी चाहिए। पूरी नहीं, आप 4 से 5 घंटे जो है, 4 घंटे के करीब में 4 से 5 घंटे आप प्री पे दो। बाकी जो बची हुई टाइम है, यदि आप 10 घंटे पढ़ाई करते हो तो 6 घंटे मेंस पे दो। यदि आप 11 घंटे पढ़ोगे तो 7 घंटे मेंस पे, तो आपके हिसाब से। पर 4 से 5 घंटे प्री पे देना कंपलसरी हो गया हुआ है। यदि आप 4 घंटे भी दोगे तो उसमें से आपका पहला काम रहेगा कि 1 आवर जो है वो प्री करना, और 2 या 3 आवर आप बेसिक कोई सोर्स वही पढ़ कि स्टैटिक आप पढ़ाई करें, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहा। आप सभी अंत तक बने रहे देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।